कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सेल्स की ही क्लासेस अभी चल रही हैं, तो हम सेल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स के हमने सेल्स में फर्स्ट पार्ट में उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर डेफिनेशन देखा, फिर स्ट्रक्चर देखा। अब हम उसके ऑर्गन्स देख रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका हमने क्या देखा था, मीनिंग देखा था कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था स्टूडेंट्स, वो क्या था। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने डेफिनेशन बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम का जो मीन होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर किसका, सेल्स का या जिग जाल, मेम्ब्रेन का एक जाल क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें ही कंटिन्यू करते हैं। तो आपने इसका डेफिनेशन देख लिया था। सेकंड, हमने आपको बताया था कि इसकी खोज किसने की। तो खोज का श्रेय किसे जाता है, खोज का श्रेय जाता है पोर्टर को। ठीक है, ये हमने बता दिया था। हमने बता दिया था इसके पहले वाले पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हमने बताया था कि स्ट्रक्चर के बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट, आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क देखेंगे। तो वर्क के अकॉर्डिंग आपको भी मालूम है कि हमारी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, फर्स्ट वर्क हम किसका देखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एंडोप्लाज्म होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो एंडोप्लाज्म है उसमें क्या छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्म में राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण ही इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है। तो रफ का मैंने बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। तो ऐसा एंडोप्लाज्म जिसमें हमारे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब हम वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हम फर्स्ट देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो फर्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। इसके आगे वाले पार्ट में हम राइबोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आखिर ये राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्म से जुड़ा कैसे रहता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम किसी चीज़ से चिपकाते हैं या जोड़ते हैं तो फेविकोल का यूज़ करते हैं या फेविक्विक का यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसमें से जो हमारा राइबोसोम होता है बेटा, तो वो राइबोफेरिन प्रोटीन से जुड़ा होता है। किसकी वजह से, राइबोफेरिन प्रोटीन। ये जो राइबोफेरिन प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ये किसका, फेविकोल, मतलब फेविकोल या फेविक्विक, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, फेविकोल या फेविक्विक का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से राइबोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम करता है राइबोफेरिन प्रोटीन। कौन काम करता है, राइबोफेरिन प्रोटीन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि आखिर सेकेंड और क्या काम करता है। तो जो राइबोसोम होता है, आपको मालूम होगा कि हमारी बॉडी में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अगर आप पूछो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या क्या मतलब कहलाता है, तो प्रोटीन को बनाना, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना या प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो राइबोसोम जो मतलब जो
हमारा RER होता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को संश्लेषण करता है और प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। मतलब पहले तो प्रोटीन को बनाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन को स्रावित या सिक्रेशन करने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का निर्माण। तो सेकेंड थर्ड पॉइंट का हम बात करेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो RER होता है। जो RER होता है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस RER में ही होती है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, RER में होती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो RER होता है, RER में हमारा जो प्रोटोजोम होता है, प्रोटोजोम की हेल्प से ही जो अनफोल्ड प्रोटीन होता है उसको किल करते हैं ना। तो देखो हमने देखा जो RER होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, तो आपने देखा जो RER होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन फोल्ड होता जाता है। ठीक है, और बाकी का बचा जो अनफोल्ड प्रोटीन होता है उसे क्या करता है, किल करने का काम कौन करता है, प्रोटोजोम्स करता है। ठीक है, जैसे आप ही कोई चीज़ बना रहे हो तो जो चीज़ सही बन रही है उसको आप अपने पास रखोगे, जो चीज़ नहीं बिगड़ रही है उसको आप अलग कर दोगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है हमारी बॉडी के सेल्स में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब जब RER प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो प्रोटीन क्या होता है, फोल्ड होता जाता है। और जो प्रोटीन फोल्ड नहीं होता है मतलब वो वेस्ट है, तो उस वेस्ट को किल करने के लिए कौन काम करता है, एक प्रोटोजोम करके हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन को मतलब अनफोल्ड प्रोटीन को किल कौन करता है, प्रोटोजोम्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो RER से लाइसोसोम के एंजाइम्स का निर्माण होता है। RER से लाइसोसोम के एंजाइम्स का निर्माण होता है। ठीक है, RER अभी हम लाइसोसोम में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हम लाइसोसोम में पढ़ेंगे। तो बस आप इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो RER होता है वो लाइसोसोम के एंजाइम्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका 3 भागों में रूपांतरण होता है, मतलब जो उसका रूप होता है 3 भागों में क्या होता है, परिवर्तित होता है। फर्स्ट एक होता है निजल कण, सेकेंड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और थर्ड होता है माइक्रोजोम्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट निजल कण की कि आखिर ये निजल कण ये है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है पर ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए हम इसे निजल कण नाम देते हैं। क्योंकि देखो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे काम करते हैं ना स्टूडेंट, तो इसीलिए जो अलग अलग काम के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निशल नाम क्यों दिया। तो निशल नाम देने का कारण क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन के सेल्स होते हैं, हमारे जो मस्तिष्क के सेल्स में प्रेजेंट सेल्स है ना, सेल्स में RER प्रेजेंट होगा। आपने देखा है कि RER कहाँ नहीं पाया जाता, तो ओनली फॉर्म स्पर्म सेल्स में नहीं पाया जाता है और RBC के सेल्स में नहीं पाया जाता, बाकी हमारी पूरी ऑल ह्यूमन बॉडी में RER पाया जाता है। तो जो हमारी न्यूरॉन की सेल्स होती है स्टूडेंट, उसमें जो प्रेजेंट RER होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का उसका वर्क क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि आखिर RER को हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा, क्योंकि ये मसल्स में प्रेजेंट RER जो मसल्स की जो सेल्स होती है, हमारी जो मांसपेशियों की जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, कैल्शियम को स्टोर करके रखती जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो मसल्स के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। निजल कण मतलब हमारे जो ब्रेन के या हमारे जो न्यूरॉन के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, मसल्स में कैल्शियम का क्या करता है, स्टोर करके रखता है ना, कौन सा, मसल्स में प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर थर्ड पार्ट हम देखेंगे माइक्रोजोम। तो ये माइक्रोजोम्स हमारी लाइव सेल्स में नहीं पाया जाता। लाइव सेल्स मतलब हमारी जो सजीव सेल्स होती हैं उसमें ये नहीं पाया जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने देखा वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक बार आप हम रिवीजन कर देते हैं। फर्स्ट हमने देखा ये क्या करता है, ER की मेम्ब्रेन में
में राइबोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है, राइबोफोरिन। फिर हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने देखा जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का निर्माण कौन करता है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने ग्लाइकोलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर हमने देखा कि जो अनफोल्ड प्रोटीन होता है उसको किल करने का काम कौन करता है, प्रोटीजोम। फिर हमने देखा आरईआर से लाइसोसोम के एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर हमने देखा निजल कण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और कहाँ पे, न्यूरॉन सेल्स में। फिर हमने देखा सार्कोप्लाज्मिक में मसल्स की जो ईआर होती है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इनका वर्क क्या होता है, कैल्शियम स्टोर।